वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा हूँ उसी का 2024 का जो सिविल सर्विसेज का प्री का क्वेश्चन है और उसमें जो हिस्ट्री का पोर्शन है मैं उसको एनालाइज करूँगा। उम्मीद है आपके लिए फायदेमंद होगा। आप इस मेरे चैनल को देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर मैं आऊँगा आपके इस चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 54। इस क्वेश्चन में गौतम बुद्धा के अलग अलग नामों को दिया गया है और पूछा गया है कि कौन से इसमें जो नाम हैं वो सही हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। शाक्य मुनि और तथागत, ये दो नाम सही हैं। गौतम बुद्धा was known by several epithets including शाक्य मुनि। शाक्य मुनि का मतलब होता है सीज ऑफ शाक्याज और तथागत का मतलब होता है 10 गो एंड 10 कम। तो ये दोनों जो एपिथेट हैं ये गौतम बुद्ध के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तथागत जो है वो इट वाज यूज्ड फॉर बुद्धा एंड बुद्धा हैज ट्रांसेंडेड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। It is often used by the Buddha when referring to himself. क्वेश्चन नंबर 55, ये कुछ प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, वो किस स्टेट में है और उसका क्या महत्व है ये बताना है। और इसमें ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो इसमें ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 करेक्टली मैच है। इनाम गांव और मनगाडू। इनाम गांव महाराष्ट्र में है और मनगाडू केरला में है। इनाम गांव जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कैल्कोलिथिक साइट है और मनगाडू जो है सो मेगालिथिक साइट है। जो पहला ऑप्शन है चंद्रकेतुगढ़, बेसिकली वो उड़ीसा में नहीं वेस्ट बंगाल में है और वो एक ट्रेडिंग पोर्ट था। और जो चौथा ऑप्शन है शलिहुंडम। शलिहुंडम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, लेकिन वहाँ रॉक कट केव श्राइन नहीं है। तो पहला चंद्रकेतुगढ़, द प्लेस डेट्स टू द 3rd century which is the pre-Mauryan era. The archaeological studies also says that once the city was an important port city having huge walls. जो चौथा ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ वामशाद्रा रिवर इन आंध्र प्रदेश। द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन ऑफ द साइट्स revealed that it was an ancient Buddhist settlement. The site is now protected by the ASI and contains several votive statues, several stupas, महास्तूपा, चैत्या, विहारा। लेकिन यहाँ रॉक कट केव श्राइन नहीं है। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो गलत है। ये आंध्र प्रदेश में ही है लेकिन यहाँ रॉक कट श्राइन हमको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सिर्फ दूसरा और तीसरा जो है इनाम गांव और मनगाडू यही सही है। क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया गेव परमिशन टू पोर्टुगीज टू बिल्ड अ पोर्ट एट भटकल। ये भटकल में पोर्ट बनाने का परमिशन जो है वो बहुत ही विख्यात राजा कृष्णदेव राय थे विजयनगर साम्राज्य के। उन्होंने 1510 ईस्वी में ये पोर्ट बनाने की आज्ञा पुर्तगीज़ों को दी थी। उस समय जो पुर्तगीज गवर्नर थे वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे। क्वेश्चन नंबर 57। विथ रेफरेंस टू द रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट रैयतवारी सिस्टम से है, दूसरा जो है वो परमानेंट सेटलमेंट से है।
तो इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है वही सही है, इसलिए कि परमानेंट सेटलमेंट जो है वो कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया भारत में 1793 में, और रैयतवाड़ी सेटलमेंट बाद में आया है जो मद्रास से शुरू हुआ। हालांकि शुरू तो बारामहल से हुआ था, जिसके लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार थे, लेकिन है मुनरो मेन रूप से जिम्मेदार थे। कॉर्नवालिस का उसमें कोई रोल नहीं था। कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट लाया जो जमींदारों के साथ किया जाता था। ये पहले बंगाल प्रोविंस में आया, बाद में दूसरे जगहों पर भी इसको विस्तृत किया गया। इसमें जमींदारों के साथ एग्रीमेंट होता था और जमींदार लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके अंग्रेज़ों को देते थे। जितना भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसका 89% अंग्रेज़ों को दिया जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 11% जमींदार खुद रखते थे। 1794 में एक सनसेट लॉ भी आया। उस सनसेट लॉ के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह निर्धारित किया कि जो भी जमींदार एक पर्टिकुलर डेट के सनसेट तक लैंड रेवेन्यू कंप्लीटली या उसका कुछ भाग जमा नहीं करते हैं तो उनकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाएगी। परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा एक तरह से अगर माना जाए तो ज़मींदारों को ज़मीन का मालिक मान लिया गया और किसानों के साथ उस तरह का कोई समझौता नहीं हुआ। परमानेंट सेटलमेंट के से किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। एब्सोल्यूट लैंडलॉर्डिज्म की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये परमानेंट सेटलमेंट बाद में शायद ईस्ट इंडिया कंपनी के भी बड़े ऑफिशियल्स को पसंद नहीं आया, इसलिए दो और सिस्टम लाया गया, रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 58, ये क्वेश्चन जो है सो दो स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद। दूसरा है उपनिषद वे आर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराणाज। तो इसमें जो ऑप्शन 2 है वो सही है। पुराणों का कंपाइलेशन उपनिषद के बाद हुआ है, तो ये सही है। और जो पहला ऑप्शन है कि इसमें पैराबल्स नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। उपनिषद में पैराबल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे उसके एग्जाम्पल हैं। बहुत सा उपनिषद में हमको स्टोरीज मिलती है जो हमको शिक्षा देती है। जैसे एक ब्लाइंड मैन और एलिफेंट की स्टोरी है जिसकी बहुत डीपर मीनिंग है। इसके अलावा यम और नचिकेता की स्टोरी है। जबाला सत्यकाम की भी स्टोरी इसमें है। जो यम और नचिकेता की उपनी स्टोरी है वो नेचर ऑफ लाइफ, डेथ, विजडम के बारे में बताती है। ये कठ उपनिषद में ये स्टोरी पाई जाती है। जबाला और सत्यकाम की जो स्टोरी है वो इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज के बारे में हमको जानकारी देती है। क्वेश्चन नंबर 61, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टूक ओवर। तो इसका ऑप्शन डी सही है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है उन्हीं को प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद बिहार के बहुत जाने माने एक लीडर थे जो 1910 से लेकर 1930 तक मेंबर ऑफ इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रहे। वे डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1921 में बने। ही ऑल्सो हेल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन द बिहार एंड उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल and served in the Bihar Legislative Assembly. Later, he became the first Indian ever to be hold the portfolio of finance member of a province. सिन्हा का जर्नलिज्म में भी बड़ा इंटरेस्ट था और वो हिंदुस्तान रिव्यू के एडिटर भी रहे थे। हिंदुस्तान रिव्यू एक मंथली मैगज़ीन था, उसकी एडिटिंग का काम वो करते थे। वो बहुत अच्छे एकेडमिशियन भी थे और पटना यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पोस्ट पर भी वो रहे हैं 1936 से 1944 तक।
Sinha was considered a moderate. He preferred to call himself a constitutional nationalist. तो वो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिस्ट मानते थे। फ्रीडम स्ट्रगल में उनका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। नो डाउट उन्होंने जो बहुत सारे आंदोलन हुए या स्ट्रगल हुए उसमें एक्टिवली उनका पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन उससे वो कंसर्न थे। खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइडिया था फ्रीडम स्ट्रगल का, उससे वो बहुत कंसर्न थे। डॉक्टर सिन्हा was also a prominent academic who published a number of papers and books, the most significant among them being some eminent Bihar contemporaries, Iqbal the poet and his message, Diarchy in Indian provinces in theory and practice, and Kashmir, the polyglot of Asia. तो इस तरह से कुछ उन्होंने पेपर्स भी पब्लिश किए थे। क्वेश्चन नंबर 62, विद द रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। इससे पहले भी जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें 1935 के एक्ट के बारे में मैं डिटेल बताया हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 provided for the establishment of an all India federation. The federation was to include both British Indian provinces and princely states. However, the actual establishment of this federation was conditional upon a specific number of princely states agreeing to join, which ultimately did not happen, so the federation was never formed. जो दूसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सब्जेक्ट टू बी एडमिनिस्टर्ड डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट. रिजर्व सब्जेक्ट्स वर foreign affairs, defense, tribal areas, etc., which were to be exclusively administered by the Governor General and not the Federal Legislature. तो इसका ए जो ऑप्शन है उसमें 1 ओनली वही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क ऑफ एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा। इसमें भाष्य के कौन से वर्क हैं वो बताना है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, इसलिए कि काव्यालंकारा जो है वो भामह का लिखा हुआ है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि का लिखा हुआ है, और ऑप्शन सी मध्यम व्यायोगा भाषा का लिखा हुआ है, और महाभाष्य पतंजलि का लिखा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वही सही होगा। ये जो जिनके बारे में पूछा गया है वो बहुत ही बड़े संस्कृत के प्ले राइट्स थे। उन्होंने कालिदास के बाद अगर माना जाए तो बड़े इम्पोर्टेंट है। ही वाज कंसीडर वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर इन संस्कृत लिटरेचर. हिज प्लेज वर rediscovered in the early 20th century and include titles like Swapnavas Vadata and Karu Datta, showcasing his mastery of the dramatic form. Bhasa's work often explored themes from the Indian epics and mythological stories, and he was known for his innovative approach to ड्रामेटिक कन्वेंशंस. क्वेश्चन नंबर 64, इसमें संघभूति के बारे में बताया गया है, पूछा गया है, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, सर्वास्तिवाद विनय. तो संघभूति वाज अ प्रोमिनेंट इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रैवल्ड टू चाइना इन द लेट 4th century AD, and he was author of Sarvastivād Vinaya. He is known for his commentary on the Sarvastivād Vinaya,
his journey to China marked a significant event in the exchange of Buddhist knowledge and practices between India and China. तो इसका सही ऑप्शन सी होगा. Thank you for watching me. See you again with a new video.